नाउ हीट और वर्क यानी जो एनर्जी ट्रांजैक्शन के तरीके हैं, इसका डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ। एनर्जी एनालिसिस। अब एनर्जी एनालिसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वी कैन अंडरस्टैंड एनर्जी, हम एनर्जी को कैसे समझ सकते हैं। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन एनर्जी। एनर्जी को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। We generally, whenever we try to define energy, we generally end up defining the forms of energy. Kinetic energy, potential energy, thermal energy. तो हम जब भी एनर्जी डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, हम एनर्जी के फॉर्म्स को एक्चुअली डिफाइन करते हैं। सो नाउ एनर्जी, even though we are not able to define it exactly, but that doesn't mean we cannot study it for our usage. तो हम अपने यूज के हिसाब से एनर्जी को सबसे पहले क्लासिफाई कर रहे हैं। एनर्जी का जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन मैं कर रहा हूं, इट विल बी एनर्जी विल बी क्लासिफाइड एज माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक एनर्जी वो एनर्जी है विच इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी इन द थर्मोडायनामिक्स, और मैक्रोस्कोपिक एनर्जी वो एनर्जी है which is constituted due to the bulk motion और bulk position। यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल का एक डायरेक्शन है मूव करने का, तो बल्क मोशन हो गया काइनेटिक एनर्जी। मेनी मॉलिक्यूल्स चेंज देयर पोजीशन साइमल्टेनियसली, सो इट विल बी कॉल्ड एज बल्क पोजीशन की वजह से एनर्जी होगी, तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। माइक्रोस्कोपिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। माइक्रोस्कोपिक को हम इंटरनल एनर्जी भी बोलते हैं। इसका मतलब ये बात समझ में आती है कि व्हेन वी विल टॉक अबाउट द इंटरनल एनर्जी इन थर्मोडायनामिक्स, वी आर नॉट इंक्लूडिंग, हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज। ठीक है, इंटरनल एनर्जी को फर्दर हम डिवाइड करते हैं। इंटरनल एनर्जी, जैसे कोई गैस रखी है किसी कंटेनर में, तो मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होंगे उस गैस के। इवन तो पूरा कंटेनर उठ के कहीं नहीं जाएगा, द कंटेनर विल बी स्टेशनरी, बट द मॉलिक्यूल्स विल बी मूविंग रैंडमली। और हर रैंडम मोशन की वजह से अगर एनर्जी जोड़ी जाए हर मॉलिक्यूल की, टोटल ऐड किया जाए, तो देयर विल बी सम काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रैंडम मोशन। इंटरनल एनर्जी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेंसिबल, लेटेंट, केमिकल एंड न्यूक्लियर। तो अगर किसी कंटेनर में कोई गैस रखी हुई है और रैंडमली मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो हम कहेंगे इनके रैंडम मोशन की वजह से जो भी एनर्जी है, दैट एनर्जी विल बी सेंस्ड बाय अ थर्मोमीटर। ये एनर्जी थर्मोमीटर सेंस कर सकता है। सो लेट मी टेक एग्जांपल, कोई एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे वाटर है, वाटर H2 अगर किसी ग्लास में रखा है, तो आप थर्मोमीटर डिप करोगे तो यू विल सी सम रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर, कुछ टेम्परेचर पता चलेगा। एज इन द गैसेस, जैसे गैसेस में हम बात करते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड आल्सो हैव रैंडम मोशन, बट देयर रिलेटिव डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर डज नॉट चेंजेस। गैस में तो डिस्टेंस भी चेंज कर सकता है, ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकता है। लिक्विड में ओरिएंटेशन तो चेंज कर सकता है, मॉलिक्यूल मूव कर सकता है, डिस्टेंस डज नॉट चेंज। So suppose water is kept in a glass, some hot water is kept. अगर मैं थर्मोमीटर उसमें डिप करता हूँ, तो random motion of the molecules of the water will hit the glass molecules, जो थर्मोमीटर में ऊपर ग्लास लगा होता है उसको हिट करेंगे। Because the molecules of the water are moving in a very random and fast manner, they will hit the glass molecules. So जो ग्लास के molecules हैं, उनका कोई टेम्परेचर पहले से रहा होगा, थर्मोमीटर would have been at a certain temperature. तो जब इसको डिप किया हमने, तो the glass molecules in the thermometer will start vibrating in a faster manner because the molecules are hitting, उनका vibration increase हो जाएगा। अब glass के molecules का vibration increase हुआ, तो on the other side the glass is connected with the mercury field inside। तो जो glass के molecules का vibration बढ़ेगा, तो वो mercury molecules को collide करेंगे, so the random motion of the mercury molecules will increase। When the random motion of the mercury molecules will increase, the mercury molecules will start colliding with themselves at much higher rate। जितना तेज मोशन होगा उतना frequently collision बढ़ जाएगा। So when the frequency of the collision between the mercury molecule increases,
they tend to remain on an average at a farther distances from each other. जब इनके बीच में कोलिजन बहुत ज्यादा बढ़ता है तो इनका जो एवरेज डिस्टेंस है या मीन फ्री पाथ जिसे हम कहते हैं वो बढ़ जाता है. They tend to remain at a larger distances from each other. अब हर सब्सिक्वेंट मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया तो ओवरऑल सब्सटेंस आपको कैसा दिखाई देगा? मैक्रोस्कोपिक व्यू में एक्सपेंडेड दिखाई देगा कि नहीं देगा? तो एक्सपेंडेड दिखाई देगा. और अगर इसी को हमने फिल कर दिया किसी ट्यूब में, एरिया कांस्टेंट है तो लेंथ जो ट्यूब के कॉलम की है वो चेंज कर जाएगी. तो आप क्या डिटेक्ट करोगे? यू आर डिटेक्टिंग द चेंज इन लेंथ इन द मरकरी. बट चेंज इन लेंथ जो मरकरी की है वो बता रहा है रैंडम मोशन ऑफ द मरकरी मॉलिक्यूल्स, उसका चेंज बता रहा है. और रैंडम मोशन ऑफ द मरकरी मॉलिक्यूल्स हैज चेंज्ड बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग टू द रैंडम मोशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स. यानी मरकरी की लेंथ में चेंज देख के हम ये सेंस कर पाते हैं कि जो वाटर है, पानी रखा है ग्लास में, उसका रैंडम मोशन कितना रहा होगा. थर्मोमीटर सेंस कर लेता है रैंडम मोशन की एनर्जी, तो इसको हम सेंसिबल एनर्जी बोलते हैं, व्हिच इज possessed due to the random motion of the molecule. लेटेंट एनर्जी है. लेटेंट एनर्जी जैसे अगर आप H2 को देखो तो अपार्ट फ्रॉम देयर मोशन दे आर इंटरकनेक्टेड. इंटरकनेक्टेड है बाय ए बॉन्ड. एक बॉन्ड से इंटरकनेक्टेड होते हैं जिसको वाटर के केस में हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोल देते हैं. इसलिए बनता है क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. बट ऑक्सीजन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट कीप्स विद इटसेल्फ, अपने पास रख लेता है. तो अगर ऑक्सीजन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रखेगा तो इट गेट्स अ स्लाइट नेगेटिव चार्ज. सो देयर विल बी अदर मॉलिक्यूल्स आल्सो, बाकी मॉलिक्यूल्स भी होंगे. अगर इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और भी मॉलिक्यूल है तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव के बीच में एक वीक बॉन्ड बनता है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं. दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड. और ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं. तो हाइड्रोजन बॉन्ड ने क्या किया है कि दे डोंट अलाउ द मॉलिक्यूल्स टू बी फ्री. ये इसको एक किसी मॉलिक्यूल को अकेला नहीं छोड़ते कि गैस बन के ऊपर उड़ जाए. जैसे बैलून बहुत सारे रखे हैं, आपने थ्रेड बांध रखा है सबने, तो देयर इज अ बंच ऑफ बैलून्स. एक किसी को काट दोगे तो इंडिविजुअल बैलून उड़ जाएगा, इधर उधर मूव कर सकता है. लेकिन जब बंच बना हुआ है तो if one wants to move, other does not allow it to move. Other wants to move, the rest of the balloons will not allow them to move. तो गुच्छा बना हुआ रखा रहता है. ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं. ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, दो मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है इट इज कॉल्ड एज लेटेंट एनर्जी, हिडन एनर्जी. मॉलिक्यूल कितनी तेज भाग रहा है? सेंसिबल एनर्जी. टू मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड, so energy transaction which is done to change the bond between two molecules, दो मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड को चेंज करने में जो एनर्जी ट्रांजैक्शन होता है that is called as latent or hidden energy, cannot be sensed by a thermometer. Then molecule आ गया, मान लो this is a separate molecule now. Energy transaction which is done to break or form, बने या टूटे, बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स. अब विद इन द मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं, दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनने या टूटने में व्हाटएवर एनर्जी ट्रांजैक्शन इज डन इट इज कॉल्ड एज केमिकल एनर्जी. इट विल चेंज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस. केमिकल फॉर्मूला चेंज कर देगा. अब एक एटम सेपरेट हो गया, मान लो H सेपरेट हो गया. हाइड्रोजन अगर सेपरेट है तो इट हैज अ न्यूक्लियस इन इट. Any reaction with the electrons will be chemical reaction. But if you want to change the atom, you will have to change the nucleus. Breaking or formation of a nucleus, whatever energy is released, it is called as nuclear energy. तो जब हम थर्मोडायनेमिक्स में डील करेंगे और मान लो थर्मोडायनेमिक्स में मैं बात कर रहा हूं कि देयर इज अ गैस, कोई गैस है, उसमें कुछ चेंज हुआ बट द गैस इज स्टिल अ गैस. कोई प्रोसेस हुई, कुछ चेंज हुआ बट द गैस इज स्टिल अ गैस. O2 है मान लो, O2 इज स्टिल O2 आफ्टर द प्रोसेस. तो आप बताओ अगर O2 ही है तो न्यूक्लियर चेंज तो हम पढ़ेंगे ही नहीं. वी विल नॉट स्टडी न्यूक्लियर चेंज. केमिकल चेंज हुआ नहीं होगा इफ द O2 इज O2. O2 H2O नहीं बना, O2 O और O नहीं बना, तो देयर इज नो केमिकल चेंज. एंड इफ देयर इज नो फेज चेंज
सो व्हाटएवर लेटेंट वाज देयर वही है, कोई फेस चेंज तो हुआ नहीं, तो ऑल द ट्रांजैक्शंस विल बी ऑफ सेंसिबल। इसीलिए आगे कई बार हम पढ़ते भी हैं कि इंटरनल एनर्जी जो आइडियल गैस की है उसको सिर्फ टेम्परेचर से बताया जा सकता है, वो आगे बताऊंगा आपको, विल डिस्कस इट। क्योंकि वी आर डीलिंग विद ओनली सेंसिबल एनर्जी। आप पानी को चेंज करो वेपर में तो सेंसिबल एनर्जी नहीं है सिर्फ, तो सेंसिबल भी है, लेटेंट भी है। आप पानी को गर्म करो तो सेंसिबल, फेस चेंज तक आ जाए फिर हीट सप्लाई करो तो लेटेंट। So internal energy is the sum of all these energies, mostly in the thermodynamics, mostly, लेकिन सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। When we are dealing with the gases, जब हम gases से डील करते हैं और गैस ही रहती है, we are dealing with only sensible energy। और इस एनर्जी को, सेंसिबल एनर्जी को, which is due to the random motion of the molecules, this is represented by temperature। इसको हम बताने के लिए टेम्परेचर नाम के पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं। यानी मैं बोलूं ब्लॉक का टेम्परेचर है 50, द टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक इज 50 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या होता है, 50 कोई चीज रखी है ब्लॉक के अंदर, द टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक चेंज फ्रॉम 50 टू 60। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई चीज 50 रखी थी देन इट इंक्रीज टू 60। कुछ लोग कहते हैं सर इस ब्लॉक को अगर टेम्परेचर दे दिया जाए, टेम्परेचर दे सकते हो आप इस ब्लॉक को? अरे टेम्परेचर कोई चीज थोड़ी है, इट इज नॉट अ थिंग, इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। द ब्लॉक हैज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर हैविंग रैंडम मोशन। सो व्हेन यू गिव एनर्जी टू द ब्लॉक, जब आप ब्लॉक को एनर्जी देते हो, द रैंडम मोशन चेंजेस। अब रैंडम मोशन को बताने के लिए एक पैरामीटर है टेम्परेचर। ऑटोमेटिकली यू विल असाइन दैट पैरामीटर अ हायर वैल्यू। आप उस पैरामीटर को एक नई वैल्यू दोगे आप, क्योंकि वो रैंडम मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आया है। सो टेम्परेचर एक पैरामीटर है which has been defined to represent the random motion, रैंडम एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए आया है। तो अगर रैंडम एनर्जी बदलेगी तो टेम्परेचर नाम की कोई चीज नहीं होगी जो बदल रही होगी, रैंडम एनर्जी बदलेगी। इसको बताने के लिए जो पैरामीटर है टेम्परेचर, उसकी वैल्यू ही बदलेगी, फिर आप खुद ही बदलोगे। जैसे इंजन है, इन इंजन वेयर इज एफिशिएंसी केप्ट, इंजन में एफिशिएंसी कहां रखी हुई होती है? मैं कहूं इंजन एफिशिएंसी इज 50%, वेयर दिस 50 इज केप्ट इन इंजन? 50 इज जस्ट अ नंबर, एफिशिएंसी इज जस्ट अ पैरामीटर, इट इज नॉट केप्ट समवेयर, वो कहीं रखी नहीं है इंजन के अंदर। इंजन इज डूइंग व्हाटएवर इट इज डूइंग, इंजन जो कर रहा है वो कर रहा है। एक पैरामीटर यूज करते हैं जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, क्या बताने के लिए? परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन बताने के लिए। और उस पैरामीटर से क्या पता चलेगा? उसके ऊपर एक नंबर रखोगे, विल कीप अ नंबर ऑन दिस पैरामीटर, 10, 20, 30, 40, 50। दिस नंबर विल टेल यू हाउ इज द परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन। क्योंकि एफिशिएंसी नाम के पैरामीटर की एक साइकोलॉजी है, 0 तो खराब, 100 तो अच्छा। तो इस पर नंबर रखा जाएगा 90, एक इमेज बनेगी, अच्छा इंजन। जो नंबर हम यूज करेंगे उससे हमें कुछ पता चलता है ना। एफिशिएंसी अपने आप में कोई चीज तो है नहीं, टेम्परेचर अपने आप में कोई चीज है तो है नहीं। तो टेम्परेचर इज अ पैरामीटर, पैरामीटर है जैसे एफिशिएंसी है पैरामीटर, which has been defined to represent the, रिप्रेजेंट करता है रैंडम एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल। अगर ऐसे ही 10 मॉलिक्यूल है तो टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, टेम्परेचर बता रहा है एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी है। ऐसे 10 है तो भी टेम्परेचर वही बोलोगे, जैसे 50 डिग्री ब्लॉक और 50 डिग्री क्लासरूम, 50 है दोनों के लिए। सो वी हैव डिफाइंड अ पैरामीटर टेम्परेचर टू रिप्रेजेंट दिस। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द गेट एग्जाम, गेट एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो मैं सिंबॉलिकली क्वेश्चन यहां पूछ रहा हूं। सो क्वेश्चन क्या है, इसको सुनते हैं बात को। सपोज देयर इज अ कंटेनर, एक रिजिड कंटेनर है एंड इट इज इंसुलेटेड आल्सो, और ये इंसुलेटेड भी है। दिस इज अ रिजिड इंसुलेटेड वेसल है, और दिस वेसल कंटेन्स एयर एंड फ्यूल मिक्सचर, एयर और फ्यूल का मिक्सचर है इस वेसल में। एंड देयर इज अ स्पार्क प्लग, एक स्पार्क प्लग है। नाउ अ
spark is generated by the spark plug. It spark generate होता है and it is said, ये बोला जाता है that this is a minute spark. Minute spark. A minute spark is generated, and before the spark and after the spark, आपसे ये पूछा गया है एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर. What is the effect on these parameters? इन parameters पे क्या इफेक्ट आएगा? Rigid insulated container. There is a mixture of air and fuel in the container before the passage of spark and after the passage of spark. Spark के बारे में आपसे बोला है कि it is a minute spark. Before the passage of the spark and after the passage of the spark, what will be the effect on these parameters? देखिए, temperature and pressure will increase, but energy will remain constant. समझो क्या हो रहा है भाई. जब फ्यूल होता है, फ्यूल और एयर का मिक्सचर है, जब आप स्पार्क पास करोगे तो फ्यूल बर्न करेगा, एयर के साथ कंबशन होगा. कंबशन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस एक्चुअली में क्या है कि सम ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म. पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं. When the old bonds are breaking, the chemical energy which is released is very high, बहुत ज्यादा होती है. नए बॉन्ड जो बनते हैं, the energy which is stored in them is less. पुराने बॉन्ड टूटे, एनर्जी रिलीज हुई, ज्यादा है बहुत. नए बॉन्ड बने जो स्टोर हो गई बनने से, वो कम है, तो सम एनर्जी विल रिमेन, कुछ एनर्जी बच जाएगी. So the remaining energy is absorbed by the molecules to increase their random motion. बची हुई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं अपने रैंडम मोशन को बढ़ाने के लिए. सो देयर रैंडम मोशन इंक्रीजेस. रैंडम मोशन बढ़ता है तो इसी को तो हम कहते हैं कि भाई टेम्परेचर बढ़ गया. टेम्परेचर और क्या बताता है आपको? किसी चीज का गर्म या ठंडा होना आपको क्या बताता है? उसका रैंडम मोशन कितना ज्यादा है. सो द टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ जाता है. तो सेंसिबल एनर्जी बढ़ गई है, बट साइमल्टेनियसली केमिकल एनर्जी कम हुई है ना. जो एनर्जी स्टोर्ड थी केमिकल फॉर्म में, अब वो कम हो गई. at its cost only the random energy is increased. उसकी कॉस्ट में तो रैंडम एनर्जी बढ़ी है, तो कुछ केमिकल एनर्जी रैंडम में आ गई. बाहर से तो एनर्जी आई नहीं ना. माइन्यूट स्पार्क मतलब नेग्लिजिबल एनर्जी है स्पार्क की. इतनी जरूर होगी, जैसे आप गैस ऑन करते हो तो लाइटर से जलाते हो, तो इतनी एनर्जी जरूर होती है which can initiate a reaction between 2-3 molecules. बट जो टोटल रिलीज हो रही है उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है. टेम्परेचर इंक्रीजेस. नाउ व्हेन द मॉलिक्यूल्स, उतना ही मास बाहर से नहीं आया, मास वही है. वही मास जब धीरे धीरे कोलाइड कर रहा था कंटेनर की वॉल्स को, तो जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा था वो कम थी. वही मास जब तेज कोलाइड करेगा कंटेनर की वॉल्स को, जो फोर्स एक्सर्ट करेगा बहुत ज्यादा, प्रेशर बढ़ जाएगा. एनर्जी कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि एनर्जी हैज नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड, एनर्जी हैज नॉट गॉन आउटसाइड. इंसुलेटेड है, कोई हीट ट्रांसफर वगैरह तो हुआ नहीं. रिजिड है, कोई एक्सपेंशन कंप्रेशन तो हुआ नहीं, सो दैट वर्क कैन बी परफॉर्म.